नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का एक चरण बाकी है। ऐसे में निश्चित तौर पर पूरे देश की निगाहें चुनाव पर लगी हुई हैं और ख़ास तौर से यदि मीडिया की बात करें तो मीडिया पूरे देश में रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया की कोशिश है कि मीडिया सभी दलों की कवरेज दिखा रहा है और संसदीय क्षेत्रों में जाकर फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा है। दरअसल फील्ड में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह कैसी रिपोर्टिंग हो रही है और किस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मैं एक पत्रकार रहा हूँ, पिछले 25-30 सालों तक मैंने पत्रकारिता की है, तो मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जब फील्ड में रिपोर्टिंग होती है तो उसमें असलियत को छिपाने के लिए क्या किया जाता है या असलियत को उजागर करने के लिए क्या किया जाता है। ऐसी जो रिपोर्टिंग हो रही है, मैं उसको ही आपके ऊपर उसको छोड़ता हूँ कि आप खुद देखिए कि क्या आपको लगता है कि क्या मीडिया की यही हालत है, क्या मीडिया की ऐसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्या ये रिपोर्टिंग सही है या ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टिंग दरअसल जो होती है वो आपको बिल्कुल सब कुछ पानी की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है कि क्या भावना है रिपोर्टिंग के पीछे, क्या इंटेंशन होगी। ये हो सकता है कि अमूमन बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो कि जो रिपोर्टिंग की जा रही है या जो संवाद मीडिया के जरिए किया जा रहा है किसी भी राजनीतिक दल के नेता से, पदाधिकारी से, या संसदीय क्षेत्रों का जो दौरा करके रिपोर्टिंग की जा रही है, उसकी सच्चाई क्या है। यह जो हिडन होता है इसमें, वह उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया की जो हालत हो चुकी है। मैं इससे पिछला एक वीडियो आपको दिखा चुका हूं। उस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि देश के मीडिया की हालत क्या है। देश के मीडिया में दोस्तों अब लगता है रीढ़ बिल्कुल नहीं बची है और नाम मात्र की रीढ़ के नाम पर एक पतली सी हड्डी रह गई है। वो चुनिंदा कुछ लोगों में रह गई है, पूरे मीडिया समूह में नहीं है। मीडिया समूह की बात करें और इंडिविजुअल पत्रकारों की बात करें तो नाम मात्र के कुल उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग मुश्किल से ऐसे मिलेंगे आपको, क्योंकि सारे के सारे जो बड़े जितने भी मीडिया समूह हैं, मैं हिंदी की बात ही नहीं कर रहा। हिंदी की तो बात में, हिंदी के मीडिया की बात में मैं बात कर रहा हूँ देश में मुख्य मीडिया की। क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, हिंदी की जो लैंग्वेज में समाचार पत्र निकलते हैं या जो टीवी चैनल चलते हैं, उनका मैं जिक्र यहाँ इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों कि वो तो बिल्कुल बहुत पहले ही उनकी तो सब कुछ छीन लिया गया है उनसे। उन पर तो इतना ज़बरदस्त प्रभाव है राजनीतिक दलों का, खास तौर से सत्तारूढ़ पार्टियों का, कि उनकी हिमाकत नहीं है कि वे कुछ भी ऐसा वैसा कर सकें। थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी वो राष्ट्रीय मीडिया से बची थी, और उस राष्ट्रीय मीडिया में भी जो इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं और जो चैनल हैं, उम्मीद उनसे ही बनाई जा रही थी कि ये शायद आखिरी सच तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे विकेट डाउन होते जा रहे हैं और अब एक के बाद एक जो है, जितने भी मीडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं, वो लगता यही है कि अब उन्होंने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। और उनमें से चुनिंदा कुछ पत्रकार आज भी ऐसे बचे हुए हैं जो आज भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से मीडिया का वो चेहरा सामने लेके आए जो ईमानदारी पर आधारित हो, निष्पक्षता पर आधारित हो, सत्य निष्ठा पर आधारित हो, जिस पर मीडिया की बुनियाद टिकी हुई है। मैं आपको ऐसी एक वीडियो के बारे में, ऐसी एक कवरेज के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह जानकारी है बनारस की कवरेज को लेकर। दोस्तों, बनारस की जो कवरेज है वो इस देश का मीडिया का पैमाना है। उसूलों के, मीडिया के क्या सिद्धांत रह गए, मीडिया के क्या उसूल रह गए, ये आप देख लें, इस बात का अंदाजा लगा लें। मैं ये दावे से कह सकता हूं, अभी तक आपने बनारस की यदि कोई रिपोर्टिंग देखी होगी, जो भी फील्ड रिपोर्टिंग, जो आम लोगों से वहां पर बातचीत है, जिसको फील्ड रिपोर्टिंग कहते हैं, वो शायद आपने आम लोगों की रिपोर्टिंग वहां पर नहीं देखी होगी। मैं ये दावे से कह सकता हूं। मैं आपको एक रिपोर्टिंग दिखाना चाहता हूं और उसके कंट्रास्ट में एक रिपोर्टिंग और भी है कि मीडिया कर क्या रहा है और मीडिया को करना क्या चाहिए। दोस्तों, यह रिपोर्टिंग की है, आप जानते ही हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं। इंडिया टुडे के जो कंसल्टिंग एडिटर हैं राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई केवल देश में उन चुनिंदा पत्रकारों में बचे हुए हैं जो बायस्ड नहीं है। एक तो होते हैं पत्रकार की
सत्ता के खिलाफ ही लिखते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही अच्छा काम हो जाए, उसमें उनको कोई अच्छाई नज़र नहीं आती है। उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि हमको केवल सत्ता विरोधी रिपोर्टिंग करनी है। एक होता है कि सत्ता के फेवर में करना, घुमा फिरा के बात को वो इस पॉइंट पर ले आते हैं कि जहां पर सवाल सामने वाले को देना बड़ा आसान हो जाए और उसी के मन के अनुकूल सवाल हो जाए। लेकिन राजदीप सरदेसाई इस मामले में नहीं है। यदि ये श्रेणी हम इसकी डिसाइड करें तो उनकी एक विशिष्ट श्रेणी है। मैं आपको बताता चलूं कि देश के सभी प्रमुख संस्थानों ने, मीडिया संस्थानों ने, अखबारों ने, चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और उन्होंने ये भी कह दिया कि 50 साल तक मीडिया के संस्थान पर दबाव रहा है। मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं वो मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और किसी पत्रकार की यह हिम्मत नहीं हुई इस बात पर काउंटर सवाल करने की। सब खी वहां पर करते रहे। आप जानते हैं कि जो दरबारी होते हैं, वो दरबारी जो राजा की शान में जिस तरह से वो कसीदे पढ़ते हैं, वो आपको पता ही है कि राजाओं के ज़माने में दरबारियों की क्या औकात हुआ करती थी। तो ये जो दरबारी मीडिया है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम धरातल पर उतरकर जो सपने सत्तारूढ़ पार्टियां दिखाती हैं, जो नेता दिखाते हैं, जो हवाई किले वो बांधते हैं, उन हवाई किलों में कम से कम उनकी सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। और मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पर यह है कि राजदीप सरदेसाई ने जाकर शायद यह कहीं ना कहीं कुछ हद तक यह धर्म निभाया है जो पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ इस देश के सिद्धांतों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए भी जरूरी है। तो आप देखिए किस तरह से राजदीप सरदेसाई ने वहां पर जाकर आम आवाम से बातचीत की है, और जो इससे पहले वाराणसी को लेकर जो मीडिया जो स्वर्ग दिखाता रहा है, उस स्वर्ग की क्या सच्चाई है, क्या वह स्वर्ग है वास्तव में वहां पर कायम हुआ है, क्या पिछले 10 सालों में वहां पर कुछ बदलाव आया है, लोग वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया आपको, ये जो प्रतिक्रिया इस तरह की, ये जो सच्चाई पर बेस्ड प्रतिक्रिया है, जो धरातल की रिपोर्टिंग है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसके कंट्रास्ट मैंने एक वीडियो और डाला है कि किस तरह से सवाल जवाब किए जाते हैं और क्या उनका जवाब मिलता है। तो वो मैंने बता दिया आपको कि उनके मुंह में बात ही ऐसी डाल दी जाती है जो उनके मन के अनुकूल हो, जो उनकी परिस्थितियों के अनुकूल हो, जिससे उनको कुछ ना कुछ अपना मैसेज देने में आसानी हो। खिलाफत कोई नहीं की जाए, नकारात्मक बात कोई नहीं की जाए। मैं किसी एक चैनल का, किसी एक अखबार का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तो हमाम में सभी नंगे हैं, मैं किस किस का जिक्र करूँ आपके सामने। तो आप देखिए इस वीडियो को अंत तक और देखिए, और आप खुद निर्णय कीजिए कि क्या मीडिया की दिशा और दशा यही है, क्या यही होनी चाहिए, क्या मीडिया अब बिल्कुल बाजार की एक उत्पाद वस्तु बन चुका है, क्या उस पर किसी भी बात पर भरोसा किया जा सकता है, क्या उसकी सच्चाई की तह तक पहुंचने की जो जिम्मेदारी है वो क्या आप समाप्त हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें, और इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। की आरती उतारने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। जब हमने उनसे बात की कि आप आरती उतारने क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि आप पहचानते हैं उनको, कौन है। उल्टा उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। तो मैंने कहा हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी नहीं है, ये महात्मा मोदी है। तो ये नरेंद्र मोदी से महात्मा मोदी की छवि गढ़ने तक का जो सफ़र है, ये आपको इस तरह की जब उपाधियाँ मिलती हैं तो जिम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी भावना होती है। आपको 10 लोग गंदी से गंदी मेरे लिए गाली बोलने वाले भी मिल जाएंगे, 50 लोग अच्छी भावना भी व्यक्त करने वाले के मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो अच्छी भावना अभिव्यक्त होती है उसको ठेस न पहुँचे, उसको कभी निराशा न हो, वो मेरा कर्तव्य बन जाता है और मैं उस कर्तव्य को निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि जो वो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो मेरे जीवन में है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है मेरे से उनसे अपेक्षा हो जो मेरे लिए कोई शब्द हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कन्विंस हूँ, यानी कोई मुझे मूर्ख कह सकता है, कोई मुझे पागल कह सकता है, मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज़ के लिए मुझे भेजा है और वो पर्पज़ पूरा होगा तो परमात्मा मेरा काम भी पूरा कर देगा।
और इसलिए मैं पूर्णतः परमात्मा को समर्पित हूँ। क्या पर्पज है सर? वो परमात्मा पत्ते खोलता नहीं है, वो मुझसे करवाता रहता है। और मेरी वो डायरेक्ट डायलिंग नहीं है कि मैं उसको पूछ लूँ कि भाई जरा बताओ आगे मुझे क्या करना है। Mighty Ganga by the holy city of Varanasi. Now, most political observers will tell you that Varanasi is almost a foregone conclusion when it comes to election results. Prime Minister Narendra Modi is seen as the overwhelming favorite to win from here a third consecutive time. But beyond the numbers, Varanasi has a strategic significance this time as well. Remember, it was 10 years ago that the Prime Minister, then the BJP's PM candidate, took that decision to contest from Varanasi. 10 years on, this may be a good time to look at a report card of the Modi factor. Beyond the studio hype, what's the reality on the ground? What explains the durability of the Modi factor? And does the opposition see green shoots of change emerging across this critical part of eastern Uttar Pradesh? Those are some of the questions that we hope to explore. Join me on Elections on my plate. मल्ला समाज जो है, जो आप लोग नाव चलाते हैं, आप लोगों ने पिछले 10 साल कैसे देखा है? क्या बदलाव देखा है? हमारा आमदनी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? बहुत बड़ा है सर। पर्यटक ज्यादा आ गए हैं। हाँ? कितना कमा लेते हो महीने के? महीने के वही कम से कम 30,000 रुपए। हम महीने में 20,000 बनाते हैं। पर आपका कम हुआ है, क्यों? कम हो गया ना, सवारी नहीं मिल रहा है। अरे पर इतने पर्यटक आ रहे हैं। इतने आ रहे तो बहुत से उधर नाविक वाले हैं ना, हम लोग हाथ वाले चलाते हैं मेहनत कर कर। तो हाथ वालों को कम है, स्टीमर बोट को ज्यादा मिल जाता है। क्या बदलाव देखा आपने पिछले 10 सालों में? बदलाव आप खुद देखिए। आप आज यहाँ आए हैं, मोदी जी आए थे और यहीं पे फावड़ा चलाया था उन्होंने, यहाँ सफाई का नारा दिया था। यही और आज भी यह स्थिति यहाँ पे है कि यह सफाई तो छोड़िए, जनता की जेब की सफाई हो गई। गंगा के नाम पे लगभग 7,000 करोड़ रुपए उमा भारती के द्वारा यहाँ से लिया गया और उमा भारती चली भी गई। गंगा की सफाई आज भी हमारी वैसी की वैसी है। मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ा यहाँ वाराणसी में? फर्क यही है कि मतलब महंगाई अपने चरम सीमा पे है। दाल जो खरीद रहे थे 100 रुपए, आज 170 रुपए खरीद रहे हैं। आपकी जिंदगी कैसी बदली है पिछले 10 सालों में? बेहतर हुई है? बेहतर तो बहुत हुई है। हाँ जी, इसमें नो डाउट। वहाँ से जो 10 साल पहले मतलब घाट तो सेम था, लेकिन इस हिसाब से टूरिज्म मतलब नहीं थे, पब्लिक नहीं थी। पिछले 10 साल में कोई बदलाव आया जब से मोदी जी आए हैं? आप वाराणसी वही है, पानी वही का वही है, घाट भी वही का वही है। लोग कहते हैं साफ सुथरा हो गया है। सब जगह पानी पी के थकेंगे, 10 दिन पियेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ साफ सफाई तो थोड़ी हुई है। साफ सफाई तो है, आपको ये मानना पड़ेगा, लेकिन पानी, आप कह रहे हैं पानी की सफाई नहीं हुई। पानी की सफाई नहीं हुई, देख लीजिए अभी। चलिए, Remember, the government claims to have spent around 40,000 crores on the Namami Gange scheme over the last 10 years. While the Ghat area has been cleaned up, cleaning up the water with the sewage plants and the water coming still and the dirt still flowing into the Ganga remains a problem. पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आया बनारस में? कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी के आने से कह रहे हैं सुंदरता बढ़ी है, पर्यटक बढ़े हैं। पर्यटक बड़े, इसमें कोई दो नहीं है। हाँ। कोई कारखाने नहीं है 10 साल में, एक कोई कारखाना पदार्थी लगा है वो नहीं है, कोई स्कूल है वो नहीं है। हर से रंग रोगन कर दिया है, टंकियों को रंग दिया है, लाइट्स लगा दी हैं। बहुत लोगों को एक घर टूटे, मंदिर 400 पुराने मंदिर टूट गए, तो एक कॉरिडोर बन गया। वो एक टूरिज्म पहले भी बनारस में था, अभी भी है। आप समझते हैं इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं आया? क्योटो तो नहीं बना जैसा उन्होंने बोला नहीं बना है ना, क्योटो तो नहीं बना। ये कह रहे हैं कोई बड़ा बदलाव नहीं आया बनारस में पिछले 10 सालों में। अब जो नहीं देखना चाहेगा उसको नहीं दिखेगा। ये जो टूरिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इतनी यहाँ आर्थिक लेन देन हो रही है, ये उसी के कारण हुई है। 2014 के बाद ही हुई। 3 घंटे से लाइन में, 3 घंटे से 3 घंटे हो गया। 3 घंटे हो गए। दर्शन करने के लिए परेशान होना पड़ेगा। सुविधाएं हैं कि नहीं बनारस में? सुविधाएं जो है बहुत अच्छी है, दर्शन करना है। बहुत अच्छी सर, नमो नमो हो गया वाराणसी।
धर्म पे वोट दोगे या रोजी रोटी, किस पर वोट दोगे आप लोग? ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है। हाँ 400 पार। कितने लोग आ रहे हैं आज, आप देखिए ना, आप ही देखिए संख्या देखिए आप। में कितना व्यापार बढ़ा है। अयोध्या में देखो, काशी में देखो आप, हिंदुओं का कितना प्रचार हो रहा है। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाखों रुपए यहाँ खर्च कर रहे हैं, शहर को देके जा रहे हैं। क्या चाहिए हमको इसके अलावा? आप 2014 से लेकर हाँ। और 2024 तक क्या बढ़ाया आपने? मंदिर बढ़ाया, इंफ्रा में रोड आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आपने कमी कहाँ की? आपने 5 किलो राशन सबको दिया। कितने परसेंट लोगों को? लगभग 80% लोगों को। यानी 80% लोग आपके पास कैसे हैं? मांगने वाले। अगर 80% मांगने वाले हैं तो आप विकास कहाँ किए भैया? आप टोपी लगाते हैं, मैं टीका लगाता हूँ, और हम दोनों ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, तो हम समाज, ये भारत फिर भारत रही नहीं जाएगा। मुझे बताइए, आप धर्म पे वोट देते हैं या रोजी रोजगार पे देंगे? हम धर्म पर भी देते हैं, रोजी रोटी पर, विजन पर देते हैं, मोदी जी का विजन पर। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये आप देख रहे हैं, सब गुजरात से आए हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ, भीड़ तो है और वो उस तरह की व्यवस्था तो नहीं है। लोगों को 3-4 घंटे रुकना पड़ता है। I came 5 years back here and there was nothing here. In 1 year they developed everything and now see कितना पब्लिक है, कितना रोजगार है, लोगों के पास प्रॉब्लम्स होंगी हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छा है, बट अगर आप कंपेयर करो, कंपेरेटिव एनालिसिस करो तो ही इज बेटर देन अदर्स। आप ऐसा मत देखो कि यार यू आर चूजिंग बिटवीन वर्स्ट एंड वर्स्ट, दैट्स द केस। बट हमारे पास एक बिल्कुल वर्स्ट है, एक बेटर है, तो आप किसको चूज करो? मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं? नहीं, ऐसे तो हमारा इरादा नहीं है। क्यों? क्या है वजह कि मुस्लिम समाज मोदी जी को वोट नहीं देता है? मोदी जी क्या दिए हैं मुस्लिम समाज को? कुछ दिए हैं? कितने सालों से पान की दुकान चला रहे हैं? 2 साल से। क्यों? पहले बुनकर ही करते थे? बुनकर से। तो आप बुनकर थे, आप पान की दुकान चलाते, क्यों? क्यों? हालात इतनी खराब हो गई कि पान की दुकान पे आ गए। अब पान की दुकान में भी वही हाल है। आप वोट दोगे कि नहीं मोदी जी को? सबका साथ सबका विकास हुआ या नहीं हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? रोजगार तो मार दिए ना। आप क्या बुनकर हैं? हाँ, रोजी धंधा चलता है कि नहीं? कहाँ चल रहा है? महीने के कितने बना लेते हो? दूसरे साड़ी बनाते तो वो भी कारगर कहता है कि मत बनाइए, माल नहीं बिक रहा है। काम ही नहीं चल रहा है, देखिए। काम नहीं है? हाँ, बना बगैर काम रुका हुआ है। महीने में आप कितने साड़ियाँ के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं? बस महीने में जो है तो रोज एक साड़ी के हिसाब से मिल जाता है। साड़ी तो बड़ी महंगी होती है, आपको कितना मिलता है उसका? हमें तो बस 100 रुपया मिलता है। 100 रुपए? हाँ। और कोई सरकारी सुविधा? सरकारी कोई सुविधा नहीं है। बिजली में सुविधा रही, वो भी खत्म हो गई। काम बंद है। काम बंद है? हाँ, 1720 रुपया महीना हमें जमा करना है बिजली का। बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो बहुत डाउन चल रहा है। आप तो पुराने हैंडलूम वाले हैं। हाँ। तो कितने कमा लेते हो? अरे ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपया महीने का, बस 5000 रुपया? से ज्यादा नहीं। अरे एक साड़ी तो 20-25 हजार में बिकती है। हाँ, बिकती है तो गद्दीदार की बिकती है ना, मजदूरा को नहीं ना मिलती बिक्री। 3000 एक साड़ी की मजदूरी है। और कितने दिन लगते हैं एक साड़ी बनाने? 15 से 20 दिन। कभी ऐसा सोचा है कि कुछ और करें या यही करना है? कुछ और करने के लिए मुद्रा की जरूरत होती है। पर अब सरकार मुद्रा लोन दे रही है, कई स्कीम बनाए हैं। अगर धंधा नहीं आगे बढ़ा तो हम कर्जदार हो जाएंगे, फिर घर से बेघर हो जाएंगे, इस बात की डर रहती है। 10 साल से मोदी जी रहे हैं, वो भी नहीं आए हैं। उनसे पहले भी जो विधायक रहे हैं या बड़े नेता रहे हैं, वो हमारे बीच तो नहीं आए। तो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, कोई बड़े नेता कभी यहाँ नहीं आए? नहीं आए। कभी ये जानने नहीं आए कि बुनकर की क्या हाल है, क्या स्थिति चल रही है। अभी बारिश का मौसम आया तो ये गड्ढा भर जाएगा। क्या? कौन सा गड्ढा? जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये गड्ढा भर जाएगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे? तब बंद रहता है। अब चुनाव आ रहे हैं, लगता है कोई फर्क पड़ेगा कि जो भी सरकार आई, कोई आता है यहाँ आपकी बातें सुनने के लिए? जितने भी बुनकरों से मैंने बात की, उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं। और पहले तो बजट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाम आता था, अब तो वो भी खत्म हो गया।
बजट में कहीं हमारा जिक्र नहीं होता है। Nirmala Sitharaman, if you are listening to this and if you become finance minister, please do speak about the plight of the weavers of Banaras. वो खाई के पान बनारस वाला। क्या है आपका मूड ठीक है? पान खा के आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बनारस की पहचान पान है। अरे एक जमाने में साड़ी पहचान थी। साड़ी जो हालात है, साड़ी की सब पोजीशन डाउन हो गई है, सब कारखाना बंद पड़ा हुआ है। धंधा हो गया कि मशीन बंद करके हम ये सब्जी की दुकान खोल लिए। क्यों? ये साड़ी चल नहीं रही है, बिक नहीं रहा है, काम करने पर भी पैसा नहीं मिल रहा था, माल बिक नहीं रहा है उनका, वो मजदूरी हमको दे नहीं पा रहे हैं। बोले कि आप जाइए बंद कर दीजिए मशीन हमारी। आपको कितना मिलता है महीने का? कुछ नहीं मिलता है, 5-6 हजार रुपये महीने में क्या चलेगा? सरकार लोन दे रही है, किस बिना पे हम लोन ले कैसे चुकाएंगे? फिर मकान ले जाएगी। यहाँ कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल वगैरह है कि नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रही है हमको। हम कब तक मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करेंगे? पूरी जिंदगी हम इसी में लगा दें, इससे हमारी तरक्की नहीं होगी। आज देश कहाँ खड़ा है बताइए।